हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल पर अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक ले रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट क्लास में ये टॉपिक है उत्पादन लागत। आज हम उत्पादन लागत के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? उत्पादन लागत के प्रकार बताइए। या ऐसे भी ये प्रश्न आ सकता है एग्ज़ाम में, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत एवं अवसर लागत को संक्षेप में समझाइए। या कई बार यूपी बोर्ड में ऐसे भी ये प्रश्न आया है, लागत से आप क्या समझते हैं? स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 3 क्वेश्चन यदि आते हैं तो इसका आंसर इसी में से सब कुछ बनेगा। तो क्रम से इसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए। सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादन लागत का अर्थ। तो देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन लागत से हमारा जो आशय होता है उन समस्त भुगतानों से होता है जिनको एक उत्पादक किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग आने वाले विभिन्न साधनों को उसके उत्पादन में सहयोग देने के बदले में पुरस्कार के रूप में देता है। यानी हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें यदि हम भूमि रेंट पर लेते हैं तो उसका किराया देना, उसमें जो उत्पादन के जितनी भी उपादान है, भूमि है, पूंजी है, पूंजी का यदि मान लीजिए कोई इंटरेस्ट देना है तो हम उसका ब्याज देते हैं, जितना भी पैसा उसमें लगाते हैं। जो कुशल श्रमिक उसमें लगाए गए हैं उनकी हम पर मंथ जो भी सैलरी देते हैं। बिजली का खर्च कितना आया, आवागमन का खर्च कितना आया, तो ये सारे जितने भी खर्च हैं उसको हम जो प्रॉफिट होता है पुरस्कार के रूप में उनको देते हैं। इस प्रकार सामान्य बोलचाल की भाषा में वस्तु की लागत में उत्पादक द्वारा अन्य व्यक्तियों को किए गए भुगतानों को ही सम्मिलित किया जाता है तथा उन साधनों या वस्तुओं को जिनको वह अपने पास से दे देता है उनका पुरस्कार या पारिश्रमिक उस वस्तु की उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं किया जाता। बाय द वे, भूमि मेरी अपनी है तो मुझे किसी का कोई रेंट नहीं देना है, तो उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। परंतु अर्थशास्त्र में वस्तु की उत्पादन लागत के अंतर्गत केवल अन्य व्यक्तियों को किए गए भुगतान नहीं रहते हैं, बल्कि उत्पादक द्वारा स्वयं दिए गए उपादानों का पुरस्कार और वस्तुओं का मूल्य तथा उसका स्वयं अपना लाभ भी सम्मिलित रहता है। यानी अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन लागत से हमारा तात्पर्य हुआ कि जो हमें अन्य व्यक्तियों को दिया उनकी सेवा के बदले में और एज ए रिवार्ड पुरस्कार के रूप में उनको दिया, वो तो सम्मिलित किया ही जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो उत्पादक होता है उसका जो पर्सनल उसने जो काम किया है, व्यक्तिगत रूप से उसने काम किया है, उसकी सेवा के बदले में उसे जो कुछ मिलना था अप्रॉक्सीमेटली हम उसकी सैलरी भी लगा लेंगे। यदि उसकी भूमि अपनी है तो उसका भी रेंट हम उसका भी आकलन कर लेंगे। तो उसने जो भी उसमें सेवाएं दी हैं उनके बदले में जो उसको मिलना चाहिए वो सब भी उसमें सम्मिलित रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादन लागत बराबर क्या होता है, यानी उत्पादन लागत इज इक्वल टू भूमि का लगान। ये भूमि हमें कैसे ली है, ठेके पे ली है या प्रति माह हम देते हैं या वार्षिक रूप से उसका लगान देते हैं। कच्चे माल की कीमत, बाहर से जो कच्चा माल मंगाया है, प्लस मजदूरों की पूंजी पर ब्याज, प्लस संगठनों का वेतन, प्लस उद्यमी का सामान्य लाभ। तो ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन लागत। अब बात आती है उत्पादन लागत की परिभाषा। तो प्रोफेसर मार्शल ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि उत्पादन लागतें वह समस्त मौद्रिक लागत है
जो उद्यमी को अपने व्यवसाय में उत्पादकों को विभिन्न उपादानों को आकर्षित करने के लिए लगानी पड़ती हैं। इसमें कच्चे माल की कीमत, मजदूरी और वेतन, पूंजी पर ब्याज, लगान, प्रबंधक संबंधी सामान्य आय करों का भुगतान तथा अन्य व्यापारिक काम आदि सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, इसके आधार पर उत्पादन लागतें जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। उसमें नंबर 1 होता है मौद्रिक लागत, दूसरा होता है वास्तविक लागत और तीसरा होता है अवसर लागत। तो सबसे पहले हम मौद्रिक लागत को लेते हैं। मौद्रिक लागत क्या होती है? उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए जो धन व्यय किया जाता है। उत्पत्ति के साधन कितने हैं? 5 हैं। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उसके अलावा उद्यम है, संगठनकर्ता है। ये सभी 5 उपादान हैं, वह उसकी मौद्रिक लागत होती है। जो भी उनमें धन व्यय किया जाता है उन 5 उपादानों पर, वो मौद्रिक लागत हो गई। या किसी वस्तु के उत्पादन पर द्रव्य के रूप में उत्पादन के उपादानों पर जो व्यय किया जाता है उसे मौद्रिक लागत कहा जाता है। बहुत सीधे से समझ लें, उत्पत्ति के 5 उपादान होते हैं और उन 5 उपादानों में जो भी धन व्यय किया जाता है किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब मौद्रिक लागत कहलाएगी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादक की मौद्रिक लागत में ये चीज़ें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। इनके अंतर्गत वे सब लागतें सम्मिलित की जाती हैं जो उत्पादक के द्वारा स्पष्ट रूप से विभिन्न उपादानों को खरीदने के लिए व्यय की जाती है। मान लीजिए भूमि खरीदी है, बैंक से इंटरेस्ट पर पैसा लोन लिया है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी जो 5 उपादानों की हैं। दूसरा, अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। इनके अंतर्गत उन साधनों एवं सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है जो उत्पादक के द्वारा प्रयोग की जाती हैं किंतु जिनके लिए वह प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता। उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ साधनों का स्वामी व्यवसायी स्वयं हो सकता है, इसलिए वह उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता। उद्यमी के स्वयं के साधनों के बाजार दर पर पुरस्कारों को अस्पष्ट लागतें कहा जाता है। उपयुक्त स्पष्ट लागतें एवं अस्पष्ट लागतों से स्पष्ट होता है कि मौद्रिक लागत के अंतर्गत निम्नलिखित 2 बातें सम्मिलित होती हैं। अब मौद्रिक लागत में 2 बातें कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 है वस्तु के उत्पादन हेतु आवश्यक उपादानों की क्रय कीमत या उन्हें किया गया भुगतान, ये ऊपर आ चुका है। दूसरा, फर्म के मालिक द्वारा लगाए जाने वाले उपादानों की अनुमानित कीमत एवं सामान्य लाभ सम्मिलित रहते हैं। यानी जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन वो फर्म के मालिक के द्वारा उनका प्रयोग किया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि जैसे भूमि उसकी अपनी है, उसे कोई लगान नहीं देना है, और बाय द वे पूंजी भी उसकी अपनी है, उसे कहीं से कोई लोन नहीं लिया है, तो वो चीज़ें भी उसमें सम्मिलित होती हैं। यानी अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं होती तो उसे ये सब कुछ अरेंज करना पड़ता। नंबर 2, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत का विचार तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा ही प्रस्तुत कर दिया गया था, परंतु इसकी विस्तृत एवं स्पष्ट व्याख्या प्रोफेसर मार्शल द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लगाए गए विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का श्रम, इसके साथ वस्तुओं को उत्पन्न करने में प्रयोग आने वाली उस पूंजी को बचाने में जो संयम अथवा प्रतीक्षा आवश्यक होती है, वे समस्त प्रयत्न और त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं। कहने का आशय क्या है? बहुत सरल शब्दों में बताया कि वास्तविक लागत उन प्रयासों तथा त्यागों की माप होती है जो समाज को उसे उत्पन्न करने हेतु सहन करने पड़ते हैं। इसी कारण इसको सामाजिक लागत के नाम से भी पुकारते हैं। वास्तविक लागत में भी 2 बात सम्मिलित होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न
जो उत्पादन क्रिया में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग लेते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार का उनका डेडिकेशन है, पसीना बहाते हैं, जो भी श्रमिक होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक जो प्रयास रहता है उस उत्पादन में, तो एक तो वो सम्मिलित होता है। पूंजी को संचय करने के कारण उत्पन्न होने वाले कष्ट एवं त्याग, जब पूंजी का संचय करते हैं तो उसमें हमें कितना कष्ट हुआ है, क्या क्या त्याग करना पड़ा है, वो सब भी उसमें सम्मिलित होगा। ये वास्तविक लागत हो गई है। तीसरा, अवसर लागत। अवसर लागत से अभिप्राय है कि किसी एक वस्तु के उत्पादन में किसी साधन के प्रयोग किए जाने का अभिप्राय यह है कि उस साधन को अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अतः किसी वस्तु को उत्पन्न करने की सामाजिक लागत उन विकल्पों के रूप में व्यक्त की जा सकती है जो उस वस्तु को उत्पादित करने के लिए हमें त्यागने होते हैं। तो देखिए, इसमें प्रोफेसर मार्शल ने इस दृष्टिकोण से उत्पादन लागत का विभाजन दो प्रकार से किया है। नंबर 1 प्रधान लागत अथवा परिवर्तनशील लागत, और नंबर 2 होता है पूरक लागत या स्थिर लागत। हम अलग अलग रूप से इसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर प्रधान लागत अथवा परिवर्तनशील लागत लेते हैं। ये क्या होता है? प्रधान लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ती रहती है। जो जो उत्पादन बढ़ेगा त्यों तो प्रधान लागत भी बढ़ेगी, यानी लागत अधिक होती जाएगी। इस कथन को और अधिक अच्छी तरह इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, यदि उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाती है तो प्रधान लागत में भी वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाती है तो प्रधान लागत में भी कमी हो जाती है। यानी अगर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो प्रधान लागत में भी वृद्धि होगी, और यदि उत्पादन की मात्रा में कमी होगी तो प्रधान लागत में भी कमी हो जाती है। इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा और प्रधान लागत में प्रत्यक्ष तथा लगभग अनुपातिक संबंध होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। एक चीनी मिल को लीजिए। चीनी बनाने के लिए गन्ने के साथ ही साथ बिजली व श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना, मजदूरी और बिजली पर होने वाला व्यय चीनी के उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। यदि मिल का मालिक चीनी का उत्पादन कम कर देता है तो तीनों मदों पर व्यय अपने आप ही कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह चीनी के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर देता है तो जो उपयुक्त तीनों मदें हैं उन पर होने वाले व्यय में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार व्यय का यानी जो खर्च होता है उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण ही इसे प्रधान लागत अथवा अस्थिर उत्पादन लागत भी कहते हैं। मिल के बंद हो जाने पर अथवा उत्पादन शून्य हो जाने पर प्रधान लागत भी शून्य हो जाती है। यानी मिल जो चलेगा बाय द वे 6 महीने चलता है तो 6 महीने के बाद उसकी उत्पादन शून्य हो जाने पर प्रधान लागत भी शून्य हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा आता है पूरक लागत या स्थिर लागत। पूरक लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ घटती बढ़ती नहीं। ये घटती बढ़ती नहीं, पूरक लागत को स्थिर लागत भी कहते हैं। ये स्थिर रहती है, उत्पादन घट जाए या बढ़ जाए लागत उतनी आएगी। अन्य शब्दों में इसको इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि मील में उत्पादन की मात्रा को पहले से दुगना अथवा आधा कर दिया जाए तो पूरक लागत पूर्ववत ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक उत्पादक को कुछ व्यय अनिवार्य रूप से ऐसे करने ही होते हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्ववत ही रहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ लें, भवन व जमीन का किराया देना ही पड़ेगा। भाई उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो, किराया जो फिक्स कर दिया गया वो तो देना ही पड़ेगा। पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, जो लोन लिया है बैंक से उसका ब्याज भी देना ही पड़ेगा। उससे उत्पादन की मात्रा घटे या बढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है। बीमा शुल्क पर जो खर्च हो रहा है, मशीनों व यंत्रों का जो मूल्य है वो ह्रास हो रहा है, मशीनें घिस रही हैं, काम कर रही हैं। व्यवस्थापकों का वेतन, जो भी उसमें कर्मचारी हैं मिल में,
उनका जो वेतन दिया जा रहा है वो भी देना ही पड़ेगा, उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो। यदि कारखाने में उत्पादन की मात्रा में एक सीमा तक वृद्धि की जाती है तो पूरक लागत में वृद्धि नहीं होती, परंतु जब उत्पत्ति सीमा को पार कर जाती है तो पूरक लागत में वृद्धि होने लगती है। तो देखिए इन दोनों में ये डिफरेंस है कि वो जो हमारी ये लागत होती है प्रधान लागत, ये यदि उत्पादन बढ़ेगा तो प्रधान लागत भी बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा तो प्रधान लागत भी घटेगी। लेकिन पूरक लागत जिसे हम स्थिर लागत भी कहते हैं, इसीलिए इसको स्थिर कहा गया है, इसका उत्पादन घटे या उत्पादन बढ़े इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ रहती है, जो कि तो रहती है, ये प्रभावित नहीं होती है। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।